हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आज आप लोगों ने संडे को खूब एंजॉय किया हो, खूब मस्ती करी हो। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उसी जितना आपका एंजॉयमेंट ज़रूरी है उतना ही आपको स्टडी भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज का जो हम टॉपिक लेंगे, आज को हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हैं हमारे मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, फीचर्स, फंड बेस्ड अकाउंटिंग, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। केवल 5 टॉपिक्स हैं। वन बाय वन एक एक को हम लेके चलेंगे, वन बाय वन हम देखते चलेंगे कि इस टॉपिक में क्या क्या चीज़ है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देख लेते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग। होती क्या है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम कह सकते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। द सोल पर्पस ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज टू अर्न प्रॉफिट। कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, उनका मेन पर्पस क्या होता है? मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना। Actually, they work for self-interest. However, there are some organizations whose basic aim is to serve the society. लेकिन फिर भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, बल्कि सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं बेसिकली वो वर्क करती हैं सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, और वो उनका सेल्फ इंटरेस्ट क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना। बट इन केस ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इनका मोटिव क्या होता है? सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करना। अब वो सर्विसेज कैसे हो सकती हैं? लाइक आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए, आपके हॉस्पिटल्स हो गए, उनका मेन मोटिव क्या रहता है कि सर्विस सोसाइटी को ज्यादा से ज्यादा बेटर सर्विसेज प्रोवाइड की जाए। ठीक है, बेसिकली सोशल वेलफेयर इनका मेन मोटिव होता है। ठीक है, इसमें देख लेते हैं। इसीलिए इन ऑर्गेनाइजेशंस को क्या कहा जाता है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब यहाँ पर आगे देखते हैं कि दे आर फॉर्म फ्रॉम सम आइडियलिस्टिक पर्पसेस एंड प्रोवाइड सर्विसेज टू इट्स मेंबर एंड द पब्लिक इन जनरल। ठीक, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, ये एक आइडियलिस्टिक पर्पस को लेकर फॉर्म होती हैं, और इनका मेन मोटिव क्या होता है कि जो मेंबर्स हैं इस इन ऑर्गेनाइजेशन के, उनको सर्विस प्रोवाइड करना, या फिर जनरल पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड करना। ठीक है, ये जो इनका देयर एम में बी एजुकेशनल, जैसे आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए, आपके रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, आपके चैरिटेबल ट्रस्ट हो गए, सोशल या फिर सोशल वेलफेयर, जिनका मेन मोटिव क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करना, मेन ये चीज होती है। ठीक है, दे आर वर्किंग इन वैरायटी ऑफ फॉर्म्स रेंजिंग फ्रॉम स्मॉल टू लार्ज। यहाँ पर ये ऑर्गेनाइजेशंस आपकी स्मॉल लेवल पर भी हो सकती हैं और लार्ज लेवल भी हो सकती हैं। स्मॉल फॉर्म्स की अगर बात करें तो आपकी जैसे रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस हो गई, आपकी चैरिटेबल डिस्पेंसरीज हो गई, आपके रिलीजियस सोसाइटीज हो गई, ये सब किसका एग्जाम्पल है? आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का। अब बात कर लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों किस तरीके की अकाउंटिंग की जाएगी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के केस में। अभी तक आपको पता है कि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं, लाइक आपका हम स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट। लेकिन उसी तरीके से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के केस में भी अकाउंटिंग होगी, और उन अकाउंटिंग्स को करने के ऑब्जेक्टिव क्यों है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्यों की जाती है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटिंग। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी हम कह रहे थे कि ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं या अकाउंटिंग है वो केवल प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के केस में की जाती है। नहीं, अकाउंटिंग दोनों ही केसेस में होगी, आपके प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी। केवल जो डिफरेंस है हम वो भी डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्यों, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, किन चीजों का लेकर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटिंग की जाती है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो है वो है to evaluate the performance of organizations in terms of achieving their goals for which they were created.
सबसे पहले ऑब्जेक्टिव जो है वो ये है, द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज दैट वी हैव टू इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन in terms of achieving their goals for which they were created. That कि हमने कहाँ तक हम अपने जिस ऑब्जेक्टिव को लेकर, जिस गोल को लेकर हमने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपनी इस्टेब्लिश करी थी, वो कहाँ तक हमने अपने गोल को अचीव किया. ठीक है, इस चीज को इवेल्युएशन के लिए हम करते हैं अकाउंटिंग इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. ठीक. सेकंड जो है हमारा, टू जज whether those organizations are appropriating the funds with 3 E's, that is economically, effectively and efficiently. सिंपल सी चीज है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस ने, ठीक है, फंड्स को सही तरीके से यूटिलाइज किया या नहीं, या उनके पास एप्रोप्रिएट फंड्स हैं या नहीं जिनसे वो कंटिन्यू कर सके इन फ्यूचर. उन फंड्स को कितना इकोनॉमिकली, एफिशिएंटली, इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन किया है, ये चीज हमें किसके थ्रू पता चलेगी? थ्रू अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. थर्ड पॉइंट, टू एग्जामिन द कंप्लायंस ऑफ रूल्स, रेगुलेशंस, बायलॉज इन द ऑर्गेनाइजेशन. ये एग्जामिन करने के लिए कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस ने रूल्स को फॉलो किया है, रेगुलेशंस को फॉलो किया है या नहीं, या अब जो गवर्नमेंट जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, उन ऑर्गेनाइजेशन से, उन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से प्रॉपरली फॉलो किया है या नहीं. ये सब किससे पता चलेगा? थ्रू अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट पॉइंट आता है, फॉर ऑब्टेनिंग ग्रांट्स फ्रॉम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स. भाई सिंपल सी चीज है कि गवर्नमेंट आपको ग्रांट्स कब देगी? जब आपने जिस गोल को लेकर, जिस ऑब्जेक्टिव को लेकर आपने, लाइक आप हमारा मेन मोटिव क्या होता है इसका? सोशल वेलफेयर. ठीक है, सोसाइटी को सर्विसेज प्रोवाइड करना बेटर वे में. ठीक है, सोशल वेलफेयर जो हो गया, तो हमने किस तरीके से, किस हद तक हमने सोसाइटी को सर्विसेज, बेटर सर्विसेज प्रोवाइड की, उस बेसिस पर ही गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनको ग्रांट्स प्रोवाइड करता है. तो इसलिए, और ये चीज किसके थ्रू पता चलेगी? थ्रू अकाउंटिंग. ठीक, तो इसके जरिए जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनको ग्रांट्स भी प्रोवाइड की जाएंगी, बट आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर्ड फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट आता है हमारा, टू सबमिट एनुअल अकाउंट्स टू द रजिस्ट्रार विद whom they are registered. जैसा कि आपकी जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उन्हें भी फाइनेंशियल ईयर में अपने अकाउंट सबमिट करने होते हैं, उसी तरीके से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को भी जिस रजिस्ट्रार के अंदर वो, जिस रजिस्ट्रार के थ्रू वो ऑर्गेनाइजेशंस रजिस्टर हुई हैं, उन्हें अपने सारे अकाउंट सबमिट करने होंगे. तो वो उन अकाउंट्स को सबमिट करने के लिए हमें पूरी अकाउंटिंग करनी पड़ेगी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की. ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा. नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, दैट इज फीचर्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किस बेसिस पर हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है. ठीक है, तो वो फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं जिसके थ्रू आप आराम से पता लगा पाएंगे, आराम से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हाँ जी ये हमारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है. सबसे पहला, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है? टू सर्व द सोसाइटी, वर्किंग फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी एज अ होल. ठीक है, यहाँ पर ये ऑर्गेनाइजेशन, इन ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है हमारा? और सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करना, और ये इनका जो वर्किंग होती है वो किस लिए होती है? ताकि सोसाइटी को एज अ होल ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड किया जा सके. प्रॉफिट, सेकंड जो फीचर है वो क्या है हमारी? प्रॉफिट इज नॉट द क्राइटेरिया.
यहाँ पर हमारा कोई भी जिससे हम अपना भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बनाते थे? प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रेडिंग, टेंडर, बैलेंस शीट ये क्यों बनाई जाती है? ताकि हम क्या आइडेंटिफाई कर सकें कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, ठीक है। और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में तो हमारा प्रॉफिट क्राइटेरिया है ही नहीं, तो यहाँ पर ठीक है इनका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि आइडियलिस्टिक पर्पस को लेकर बनाई गई है, ठीक है, तो यहाँ पर इनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। थर्ड थिंग इज सरप्लस नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स मेंबर्स, लाइक इन केस ऑफ profit organization, surplus or remaining profits are distributed among the partners, but in case of non-profit organization surplus is not distributed among its members, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि प्रॉफिट तो मेन क्राइटेरिया है ही नहीं, तो यहाँ पर थ्रू अर्निंग प्रॉफिट इज नॉट द क्राइटेरिया फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, येट देयर मे बी एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। भाई ग्रांट्स आ गई हमारे पास, ठीक है, बहुत लोगों ने हमें ग्रांट्स दी, सोशल सोसाइटीज भी काफी हमें ग्रांट्स देती हैं, तो कई बार क्या होता है कि इनकम ज्यादा हो जाती है और एक्सपेंडिचर हमारा कम होता है, ठीक है, या कई बार क्या होता है इसका अपोजिट भी हो सकता है कि हमारा एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया, इनकम हमारी कम हुई, ठीक है। जब फर्स्ट केस होगा इनकम ज्यादा होगी एक्सपेंडिचर से, वो केस होगा हमारा सरप्लस का, और बाद में अगर हमारे एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गए, हमारे एक्सपेंसेस ज्यादा हो गए और हमारी इनकम कम हुई, वो केस होगा हमारा डेफिसिट का, ठीक है। जैसा कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि सरप्लस या डेफिसिट जो भी हुआ लास्ट में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अमंग द पार्टनर्स, बट इन केस ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ये ऐसा कुछ डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा, बल्कि इनको कहाँ एडजस्ट किया जाएगा? कैपिटल फंड ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सेपरेट एंटिटी। सेपरेट एंटिटी क्या है? सेपरेट एंटिटी आप कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि इन ऑर्गेनाइजेशन को सेपरेट एंटिटी के तौर पर ट्रीट किया जाता है, डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर। मेंबर्स आर डिफरेंट, ऑर्गेनाइजेशन इज डिफरेंट, इट मीन्स this organization has separate entity from its members, ठीक है। जब ये जैसा कि कंपनी के केस में भी होता था कि कंपनी की अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी है, इसके मेंबर्स की, इसके ऑनर्स की एक अलग आइडेंटिटी है, ठीक है, वही चीज यहाँ फॉलो होगी। यूनिक नेम्स connoting their working, the names of non-profit organization denote the nature and style of their functioning. For example, JMD Educational Society, Shri Sai Kirtan Mandali Religious Society कह सकते हैं, श्री सुंदर देव स्पोर्ट्स क्लब, श्री सनातन धर्म रामलीला कमेटी। इन नाम से आपको समझ में आ जाएगा कि इनका ये किस वर्किंग में इन्वॉल्व है, क्या इनके फंक्शन है, किस लिए फॉर्म की गई, इनका वर्किंग क्या होगा। जैसे हमने कहा कि JMD एग्जाम्पल हमने दिया आपको, JMD एजुकेशनल सोसाइटी, आपको क्लियरली पता चल रहा है कि एक एजुकेशनल सोसाइटी है, इट मीन्स की नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। श्री साई कीर्तन मंडली, श्री सुंदर देव स्पोर्ट्स क्लब, स्पोर्ट्स क्लब भी कम्स अंडर, क्योंकि सर्विस प्रोवाइड कर रहा है अपने मेंबर्स को, क्या हो गया? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। श्री सनातन धर्म रामलीला कमेटी, रिलीजियस सोसाइटी। तो इनके नाम को देखते ही, इनके नाम से ही आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये किस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है। मैनेजमेंट बाय इलेक्टेड पर्संस, ये ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं किनके थ्रू रन की जाती हैं? इलेक्टेड मेंबर्स के थ्रू, ठीक है। मेंबर्स में से ही मैनेजमेंट इलेक्टेड किया जाएगा। मान लीजिए आपके 100 मेंबर्स हैं, उनमें से 10 को हमने कह दिया कि ये 10 लोग जो होंगे, 10 लोगों का इलेक्शन होगा, उनमें से जो 100 लोगों में से 10 लोगों को इलेक्ट किया जाएगा और वो मैनेजमेंट का हिस्सा बनेंगे, वो मैनेजमेंट को फॉर्म करेंगे। मेजर फंड्स फ्रॉम कॉन्ट्रीब्यूशन एंड डोनेशंस, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं इनका क्या है कि
they are not self-sufficient to run their activities with the revenue generated from their own sources. So usually they depend upon the subscription, donation, grants received from various government departments. Non-profit organization के पास अपना इतना सफिशिएंट अमाउंट नहीं होता कि वो अपना जो रेवेन्यू जनरेट हुआ उससे अपनी सारी जो फंक्शंस हैं वो कर सके. तो वो क्या करते हैं, उनको वो किस पर डिपेंड रहते हैं, सब्सक्रिप्शंस पर. ठीक है, आपने जैसे मेंबरशिप ले ली किसी क्लब की, स्पोर्ट्स क्लब की, तो आपको उसके बदले आपको फीस देनी पड़ेगी. ठीक है, तो वो क्या है, सब्सक्रिप्शंस पर डिपेंड. डोनेशंस आ गई, ग्रांट्स आ गए, गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट से ग्रांट्स मिल गई, एनजीओ हो गए. ठीक है, ये सारे क्या हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, जैसे आपके वृद्धाश्रम हो गए और आपके जैसे अनाथालय हो गए, ये किस तरीके, इन्हें ये किस बेसिस पर चलते हैं, इनको गवर्नमेंट से ग्रांट मिलती है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से ग्रांट मिलती है. ठीक है, तो उसके थ्रू ये सारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस अपनी वर्किंग करती हैं. एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. आई होप आपको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बहुत कुछ समझ में आ गया होगा. हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस करी कि अब आराम से आप आइडेंटिफाई कहीं भी पता कर लेंगे कि ये किस तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट आता है हमारा मीनिंग ऑफ फंड बेस्ड अकाउंटिंग. कॉन्सेप्ट है हमारा फंड बेस्ड अकाउंटिंग. सबसे पहले डिस्कस करेंगे मीनिंग. फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या होती है? It is a system used by non-profit organizations and government agencies to manage their money. Fund accounting differs in purpose from the system used in regular for-profit businesses because the goal is to maintain accountability and track how funding is used rather than monitor the profitability of a company. Fund based accounting हमारी कहाँ यूज होगी? बेसिकली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में. क्यों है क्या फंड बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन? अभी आपने देखा कि गवर्नमेंट ग्रांट्स आ रही हैं, डोनेशंस आ रही हैं. ठीक है, और क्या चीज थी, डोनेशन हो गए, ग्रांट्स हो गए आपकी. तो ये सब चीजें हमारी ऑर्गेनाइजेशन को, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को मिलती है. ठीक है, तो यहाँ पर इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव, क्योंकि सोशल वेलफेयर है, तो यहाँ पर जैसे कि फंड अकाउंटिंग, तो यहाँ पर हमारा मेन मोटिव क्या होगा कि जो फंड्स आए उनको मॉनिटर करना कि वो इफेक्टिवली यूटिलाइज हुए या नहीं हुए, एफिशिएंटली उनका यूटिलाइजेशन हुआ या नहीं हुआ, इकोनॉमिकली वो यूज हुए या नहीं हुए. ना कि कंपनी के हमें प्रॉफिट्स फाइंड आउट करने हैं कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है. अभी डिस्कस किया था कि हमारा जिन ऑर्गेनाइजेशंस का मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता है, वहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं जिनका मेन मोटिव क्या होता है कि कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ, कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, ये आइडेंटिफाई करना. बट इन केस ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मोटिव क्या है, सोशल वेलफेयर. तो यहाँ पर फंड बेस्ड अकाउंटिंग की जाती है. और फंड बेस्ड अकाउंटिंग यहाँ पर क्या, ग्रांट्स कितनी आई, डोनेशंस कितनी आई, उनको किस तरीके से इफेक्टिवली यूटिलाइज किया गया, ये मॉनिटर करना हमारा मेन मोटिव होता है फंड बेस्ड अकाउंटिंग का. आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा. देख लीजिए फंड बेस्ड अकाउंटिंग में इसको कौन यूज करता है. ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग बेसिकली क्या है. टू मैनेज डोनेशंस, फंडिंग फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेस और इनकम फ्रॉम फंड रेजिंग ऑर्गेनाइजेशन दैट डू नॉट ऑपरेट फॉर प्रॉफिट use this accounting method. Some entities that might use this system include charitable organization, churches or religious institutions, government agencies, governments, non-profit nursing homes, hospitals, educational institutions, foundation for the arts. ठीक है, यहाँ पर इन्होंने क्या कहा कि जितनी भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हो गए, इसके अलावा रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हो गए, गवर्नमेंट एजेंसीज हो गई. ठीक है, नॉन प्रॉफिट
नॉन प्रॉफिट नर्सिंग होम्स हो गए, आपके हॉस्पिटल्स हो गए, क्या है, आपको हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कराई जा रही हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए, ठीक है, फाउंडेशन फॉर द आर्ट्स, ये सब यहाँ पर किस तरीके की अकाउंटिंग यूज होगी, फंड बेस्ड अकाउंटिंग। अब देख लेते हैं कि वहां पर क्या बनाते थे हम, जब हम किसकी बात कर रहे थे, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, क्या क्या वहां पे क्या चीजें बनती थी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, सबसे पहले क्या होता था बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस करी थी। यहाँ पर क्या बनेगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है, it is a summarized cash book for a given period, summary of the cash transactions as in the cash book. Non-profit organization prepare receipt and payment account at the end of the year. With the help of this account and some additional information, we prepare income and expenditure account to disclose the true result of non-profit organization. क्लियर है, बिल्कुल सीधी सी बात है कि रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट क्या है, समराइज्ड कैश बुक है एक गिवन पीरियड के लिए, कब बनाई जाती है, ठीक है, कैश जितनी भी कैश ट्रांजेक्शंस हुई कैश बुक में उनकी समराइज्ड कैश बुक क्या हो गया हमारा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ऑन द बेसिस ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट we and some additional information we prepare income and expenditure account to disclose the true result of non-profit organization। हमने कहा था कि वहां पे क्या होता था, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के केस में रिजल्ट क्या रहता है, प्रॉफिट या लॉस, ठीक है, यहाँ पर जिस रिजल्ट की बात कर रहे हैं वो क्या होगा, आइदर सरप्लस और डेफिसिट। अभी डिस्कस किया था कि अगर हमारी इनकम ज्यादा हो गई, हमें ग्रांट ज्यादा मिल गई और हमारे एक्सपेंसेस कम हुए, दैट इज सरप्लस। बट इन केस if expenditures are more and income is come, then the result is deficit। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में देख लेते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैन नॉट डिस्क्लोज द ट्रू रिजल्ट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। वी प्रिपेयर this account on the basis of the information available from the cash book। कैश बुक के बेसिस पर हम क्या बनाते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है, तो ये कभी भी एक ट्रू रिजल्ट नहीं देगा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। बात कर लेते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट क्या है, समरी ऑफ द कैश बुक, पढ़िए अभी। वी रिकॉर्ड ऑल द कैश रिसिप्ट ड्यूरिंग द होल ईयर ऑन इट्स डेबिट साइड। जितनी भी कैश रिसिप्ट हुई, जिन जिन चीजों से हमें कैश रिसीव हुआ, दे कम्स अंडर द डेबिट साइड। आपको पता ही है कि अकाउंट में दो साइड्स होंगे आपकी, डेबिट और क्रेडिट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में भी। तो जितनी भी रिसिप्ट्स होंगी जहाँ उनका वो कहाँ कैश रिसिप्ट्स होंगे, वो कहाँ आएंगे आपकी डेबिट साइड में, और जितने भी कैश पेमेंट्स आपने किए वो कहाँ जाएंगे आपके क्रेडिट साइड में। यहाँ पर वी इंक्लूड बोथ receipt and payment in cash whether they are of capital and revenue nature। हम दोनों रिसिप्ट और पेमेंट में जो भी कैश रिसिप्ट हुई या जो भी कैश में पेमेंट हुए दोनों को ही इंक्लूड करेंगे, चाहे वो कैपिटल नेचर के हैं चाहे वो रेवेन्यू नेचर के हैं। कैपिटल और रेवेन्यू नेचर भी आपको पता है कि कैपिटल नेचर बेसिकली फॉर लॉन्ग टर्म एंड रेवेन्यू क्या होगा आपका, आपको पता ही है, ठीक है, शॉर्ट। उसके बाद वी रिकॉर्ड ओनली कैश ट्रांजेक्शंस इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। यहाँ हम केवल जो कैश ट्रांजेक्शंस हुई उनकी बात करेंगे, क्रेडिट ट्रांजेक्शंस की बात नहीं कर रहे। जनरली शोज अ डेबिट बैलेंस, इन केस ऑफ ओवरड्राफ्ट बैलेंस इट इज नेट बैलेंस मे बी क्रेडिट। जनरली डेबिट बैलेंस आता है, इन केस अगर ओवरड्राफ्ट बैलेंस आ जाए तो नेट बैलेंस को हम क्रेडिट भी कर सकते हैं। Its closing balance shows closing cash in hand and closing cash at the bank। Closing balance को क्या कहेंगे,
ठीक है, जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी लास्ट में उसको क्या तो कहेंगे कैश इन हैंड या क्लोजिंग कैश एट बैंक। नॉन कैश आइटम सच एज डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, accrued income are also shown in this account। आपके नॉन कैश आइटम हो गए, जैसे आपका डेप्रिसिएशन हो गया, आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए, आपके एक्रूड इनकम हो गई, ये सब भी इन अकाउंट्स में शो किया जाएगा। So this is all for today. Hope you like this session, and if you like our session then please like, subscribe and share our channel as much as you can. Thank you so much.